एजुकेशन कैसे कैसे आगे बढ़ा और आज किस स्थिति में आज खड़े हैं। आज की स्थिति में बता दूं पहले, आज हमारे पास 2020 की नई शिक्षा नीति है जो कि तीसरी नीति, ठीक है। तो वहां तक मेरे को पहुंचाना है, एकदम पीछे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम होगा ना तो अभी पूछ सकते हो। दूसरा, रिकॉर्डिंग सेक्शन में जैसे अभी बोल रहे थे आवाज अटक रही है, रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके भी आप अपना डाउट को क्लियर कर लेते, ठीक है। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बन जाएंगी, आपको समझ आने लगे। देखो मैं बोल रहा हूँ आज 2020 में हमारे पास तीसरी और नई एक एजुकेशन पॉलिसी है, 3+3+ ऐसे करके है, ठीक है। तो वो एजुकेशन पॉलिसी तक पहुंचे उससे पहले देखते हैं कि कहां से स्टार्ट होता है हमारा एजुकेशन, ठीक है। देखो, भारतीय शिक्षा का इतिहास या भारतीय शिक्षा का विकास, ठीक है। भारतीय शिक्षा का विकास, देखिए सबसे पहले प्राचीन समय में हमारे यहाँ गुरुकुल की शिक्षा चलती थी, ठीक है। यहाँ समझे, एक स्टोरी से लिंक कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति की शिक्षा थी। गुरुकुल में बच्चे जाते थे, गुरुकुल में रहते थे, हॉस्टल टाइप से था, और उसके बाद वहां रहते थे और आपका वही शिक्षा लेते थे। उसके बाद फिर वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में चले जाते थे। ऐसी पद्धति बहुत अच्छी पद्धति थी, ठीक है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, ठीक। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है लॉर्ड मैकाले, पहला पॉइंट ये, कौन? लॉर्ड मैकाले। भारतीय शिक्षा में पूरा परिवर्तन कर दिया, ठीक है। भारतीय शिक्षा को एकदम उलट फिलट करने वाले जो व्यक्ति हैं ये लॉर्ड मैकाले, ठीक है। ये आए थे आपका 1800 मतलब 19वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 1837 में 1837 में उन्होंने वो दिया था। लॉर्ड मैकाले ने नई शिक्षा नीति लाई, ठीक है, नई शिक्षा नीति। उसमें उन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी पर बल दिया। किसका बल दिया? अंग्रेजी, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लेंगे ना तो और आगे बढ़ते। देखो लॉर्ड मैकाले आप बीएड में भी पढ़े होंगे। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को डिस्ट्रॉय किया और भारतीय शिक्षा का जो माध्यम है, जो माध्यम होगा, जो मतलब मीडियम होगा, वो इंग्लिश उन्होंने प्रेफर किया और कहा कि हृदय से जो है, अंदर से वो अंग्रेज हो जाएंगे, नौकर होंगे, गुलाम होंगे, और बाहर से भले वो भारतीय दिखते होंगे, ठीक। उन्होंने एक एम्प्लॉय, देखिए एक होता है आपका राजा, एक होता है उसके नीचे एम्प्लॉय, ठीक है, कार्य करने वाला। तो अंग्रेजों को कार्य करने वाला चाहिए था, नौकर चाहिए था। इसीलिए उन्होंने शिक्षा का डिजाइन ऐसा तैयार किया जिससे नौकर पैदा हो। इसलिए देखना नौकरी में हम लोग ज्यादा भागते हैं, आज भी वही कर रहे हैं, ठीक। तो नौकर बनाने वाली शिक्षा उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई। 19वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं, ठीक है। और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। ये जो शिक्षा पद्धति है अभी भी लगभग कुछ हद तक फॉलो होती है। इतना प्रभाव रहा इसका कि आज भी इसके रूप आपको दिखने को मिलेंगे, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल देख रहे होंगे, आज ही देख लो ना, स्वामी आत्मानंद स्कूल, ठीक है, और आपका सरकारी स्कूल, एक जगह टाट पट्टी है और एक जगह वेल फर्निश्ड आपका चेयर मिल जाएंगे। और उसका रीजन क्या है? सिर्फ अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम है इसलिए अंग्रेजी को प्रिविलेज दे रहे, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले चेयर में बैठेंगे और जो हिंदी बोलता है वो टाट पट्टी पे बैठेंगे। टाट पट्टी समझते हो? वो भुइयां टाट पट्टी, तो टाट पट्टी बैठेंगे। तो ये पद्धति आज भी हमारी मानसिकता में ये जुड़ा हुआ है। तो ये पहला जो है शिक्षा नीति, अगर ऑफिशियली आप कहें तो लॉर्ड मैकाले ने दी थी 19वीं शताब्दी में पहले। उसके बाद समय बीता, हम लोगों ने इस पे अध्ययन किया और अंग्रेजों ने अध्ययन किया और एक फिर समय आया 1905 के आसपास, ठीक है। लॉर्ड कर्जन 1889 था। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा इसी शिक्षा के माध्यम में संशोधन किया, ठीक है। ये जो शिक्षा नीति उन्होंने लॉर्ड मैकाले ने दी थी उसमें संशोधन किया और कुछ इंप्रूवमेंट करवाया। ये तो अंग्रेजों की बात हो गई, ठीक। अगर याद रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो छोड़ भी सकते हो, पर थोड़ा सा लॉर्ड मैकाले के बारे में जानोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्होंने ही शिक्षा पद्धति का माध्यम जो अंग्रेजी करवाया और आज की शिक्षा पद्धति बहुत हद तक बेस्ड है इन्हीं पर। उसके बाद देखते हैं हम लोग आजादी के बाद क्या हुआ।
देखो तो जैसे ही हम आजाद हुए, ठीक है, ध्यान देना, जैसे ही आजाद हुए 1947 में, और उसके पैरेलल चल रही थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, मतलब संविधान निर्मात्री सभा चल रही, शायद आपको पता हो। जैसे आजादी मिल गई ना तो संविधान बनाना पड़ता है, तो संविधान बनाने के लिए ना एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ। तो वो भी चर्चा कर रही थी कि हमारे जो स्कूल्स हैं और हमारे जो शिक्षा का माध्यम है वो कैसा हो, ठीक है, कैसा होना चाहिए। तो इसी पर चर्चा चल रही थी। और 1948 में आजादी के तुरंत बाद, ठीक है, 1948 ताराचंद आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का? ताराचंद आयोग, ठीक है, याद रखिएगा। आजादी के बाद पहली गठित संस्था ताराचंद आयोग है 1948। क्यों गठित हुई थी? तो शिक्षा का माध्यम तय करने के लिए गठित, ठीक है, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, ये इसलिए इसका गठन हुआ था, और शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए हुआ। याद रखिएगा, पहली जो समिति है आजादी के बाद वो कौन सी है? ताराचंद समिति 1948 में हुई। किस लिए गठित हुई थी भाई? उद्देश्य क्या था? शिक्षा का स्वरूप प्लस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना जी भाषा। तो भाषा क्या होना चाहिए शिक्षा का? पूरे भारत में शिक्षा का लैंग्वेज क्या होना चाहिए? तो देखो, संविधान जब निर्माण हो रहा था तो इस पर चर्चा चल रही थी। तो ताराचंद ने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम लोग हिंदी जो है, हिंदी को रखते हैं। नॉर्थ इंडिया जो है हमारा, वहां तो ठीक है, स्वागत हुआ, पर साउथ इंडिया वालों ने बहुत जमकर विरोध किया और यहां तक का चैलेंज कर दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे और हम अपने भारत से अलग हो जाएंगे। बता, अभी अभी हम लोग क्या हुए हैं, इंडिया बना था, आजाद हुआ था, और अभी अभी लड़ाई चालू हो गया, ठीक है। बट बात चला कि ऐसा करते हैं ना कि हिंदी नहीं रखते हैं, ठीक है, मातृभाषा रखते हैं। तो ताराचंद आयोग ने सिफारिशें की और बोले कि भाषा जो है, माध्यम जो है, वो दो होना चाहिए, दो, ठीक है। मतलब अगर एजुकेशन देना है तो दो बच्चों को दो लैंग्वेज सिखाना चाहिए, और वो बहुत आसानी से दोनों लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो दो लैंग्वेज कौन सी होना चाहिए? हिंदी, मतलब बवाल हो गया, लड़ाई हो गई, ठीक है, साउथ वाले मान ही नहीं रहे थे। आज भी 2020 की नई शिक्षा नीति देखोगे तो हिंदी जैसे ही बोलते हैं ना तो एकदम तड़क भड़क जाते हैं। शशि थरूर जी भी एकदम साउथ के हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था कि बिल्कुल नहीं, हिंदी थोप रहे हो हम हमारे पे, काहे सीखेंगे हिंदी, ये बात। तो तारा जी ने कहा कि पहली जो भाषा है वो मातृभाषा होनी चाहिए। एजुकेशन जो है, हाँ, अगर बच्चे को देना है तो उसकी जो मदर टंग है, मदर टंग, उस लैंग्वेज में अगर आप उसको सिखाओगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से वो सीख पाएगा। बिल्कुल सही बात है। आप इसीलिए देखना, ये सबको लिंक करना आज के सिनेरियो से। कैसे? आज आप देखना नई शिक्षा नीति में वैसे आ चुका है, ठीक है, कि मातृभाषा, छत्तीसगढ़ में देखे होगा 5वीं तक का जो पढ़ाई है छत्तीसगढ़ी में देंगे, आ चुका है आदेश। आप लोग भी जानते हो, नहीं जानते जान जाओ, ठीक है। तो मातृभाषा जो होगी, पहली भाषा होगी जिसमें उसको एजुकेशन दिया जाएगा। दूसरा, ये होगी यूनियन लैंग्वेज। यूनियन लैंग्वेज मतलब संघीय भाषा, संघीय भाषा, ठीक है। संघीय भाषा मतलब क्या? यूनियन लैंग्वेज मतलब जो राष्ट्र की भाषा है वैसा कुछ लैंग्वेज में इसको पढ़ाएंगे। मोस्टली इंग्लिश की बात की गई थी, वैसे हिंदी बोल रहे थे बट हिंदी के लिए सब रिजेक्ट कर दिए, ये क्या हो गया? इंग्लिश हो गया। याद रखिएगा, इंग्लिश मैं वो अपने मन से बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश संघीय लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है, बट यहाँ पर लिखा हुआ था संघीय लैंग्वेज, मतलब संघीय भाषा, यूनियन लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है हमारी, हम लोगों ने ऐसा कुछ माना नहीं है, बट यूनियन जो हमारा इंग्लिश है जो पूरे भारत में यूनिवर्सल चलता है। तो दो भाषाएं देखिए, एक मातृभाषा और एक आपका इंग्लिश। इसीलिए देखना, आपके दाई दादा लोग जो होंगे ना, दाई दादा लोग, वो लोग हिंदी, जैसे नॉर्थ वाले हैं हम लोग, मिडिल और नॉर्थ, हिंदी और इंग्लिश वगैरह पढ़े होंगे, ABCD वगैरह। साउथ वाले जो है ना, हिंदी नहीं पढ़े हैं, मातृभाषा क्योंकि हिंदी नहीं है, तो तमिल तेलुगु वगैरह पढ़े हैं और साथ में इंग्लिश पढ़े। ये आया था, ठीक है। तो पहला जो था आयोग, ताराचंद आयोग 1948, एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद बात थोड़ी और आगे बढ़ी, और
1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ये सुने होंगे आप लोगों ने, अभी भी चलता है माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 to 53, माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ 1913। इसको मुदालियर आयोग भी कहते हैं। तो इसके अध्यक्ष जो थे मुदालियर थे, इसलिए इनको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता। ये जो आयोग है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये रिव्यू करने के लिए हुआ था ताराचंद आयोग का, कि देखिए कि इन्होंने जो फॉर्मेट बनाया है, जो ये बनाया, ये सही है, सही जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सिफारिश की और बताया कि ये जो दो भाषा जो पद्धति है, यानी दो भाषा में अध्ययन का जो माध्यम है, ये बहुत सही है। और दो भाषा लैंग्वेज को उन्होंने समर्थन किया। तो याद रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल आयोग ने द्विभाषा पद्धति का समर्थन किया है। इसके साथ साथ आपका इसमें और कंट्रीब्यूट किया कि हाँ बहुत अच्छा है, इसको ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा आयोग आपको याद रखना है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, चुनाव अगर होते हैं उसके तुरंत बाद ये गठित होती है। ठीक है, विवाद खत्म नहीं होता है, इसलिए इसको गठन किया जाता है। जो बोलते हैं दो लैंग्वेज सही। पहला आपका याद रखना है ताराचंद आयोग, दूसरा आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 to 3। इसके बाद देखो, इसके बाद तीसरा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय शिक्षा मंडल। ये पहले हो गया कौन सा, माध्यमिक शिक्षा। दूसरा उसके बाद आपका केंद्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति, शिक्षा सलाहकार मंडल। ठीक है, लिख लीजिएगा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की जो समिति है, इसका गठन हुआ था 1954 to 6। इसको भी बोले कि देखो तो यार माध्यमिक शिक्षा वाले तो हाँ में हाँ मिला दिए हैं, ताराचंद का आप थोड़ा रिव्यू करो तो देखो तो भाषा ठीक है कि नहीं है, एजुकेशन जो दे रहे हैं वो ठीक, पॉलिसी नहीं बनी है ना। आज क्या हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी अभी तक नहीं बनी, उस समय अभी तो 3 बन गई, तीसरी। ठीक है, तो अभी बोले कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अभी ना मैकाले वाला चल रहा है। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार जो मंडल है उसने फिर से रिव्यू किया। उसने रिव्यू किया माध्यमिक शिक्षा आयोग को, उसने रिव्यू किया ताराचंद को, और उसने क्या किया, देखो अगर हम भी कॉमन दे देंगे तो हमारा भी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। इसीलिए उसने क्या किया, उसने त्रिभाषा पर जोर दिया। याद रखिएगा, ऐसी पहली समिति है जिसने 3 भाषाई आधार पर शिक्षा का प्रारूप तय होना चाहिए ऐसा कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो न्यू शिक्षा नीति है वो 3 भाषाओं पर जोर देती है। ठीक है, देखो तो त्रिभाषा, भाषा माध्यम। ठीक है, भाषा का त्रिभाषा शिक्षा माध्यम होना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने 1954 में जिसका गठन हुआ था और 56 में रिपोर्ट दी, ऐसा इसका मतलब होता है 1954 to 6। ठीक है, तो 1954 में गठन हुआ था, 56 में रिपोर्ट आया। ठीक, और त्रिभाषा शिक्षा, ठीक है, इसने बोला कि भाषा जो है, जो एजुकेशन की लैंग्वेज है, 3 भाषा पर आधारित होनी चाहिए। दो कॉमन था, पहला हो गया आपका मातृभाषा। मातृभाषा का कोई हटा नहीं सकता था, हटाता नहीं, तो मातृभाषा पहला हो गया। दूसरा, मातृभाषा के साथ आपका संघीय भाषा बहुत जरूरी है। आपको नेशनल लैंग्वेज अगर नहीं पता है तो आप कैसे डील करोगे, तो संघीय लैंग्वेज जो कि इंग्लिश थी। ठीक है, और तीसरा उसने कहा राजकीय भाषा, याद रखिएगा राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज, याद रखिएगा स्टेट लैंग्वेज, राजभाषा। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। इसने बोला पहला तो मदर टंग जो मातृभाषा है, दूसरा आपका संघीय भाषा है,
ठीक है, इंग्लिश समझ लो आप। और तीसरी जो भाषा है राजभाषा है। इस समय तक हमारी राजभाषा का जो वो हो गया था, बन गया था कि राजभाषा हिंदी हो गया, तो राजभाषा पे जोर दिया गया। ठीक है, अब ये तो दोनों समझ में आया, तीसरा समझते क्या हो। राजभाषा समझिए, उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज, जो स्टेट जो है जिस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, जिस लैंग्वेज को स्टेट ने ऑफिशियली स्टेट लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया है, उसको हम लोग स्टेट लैंग्वेज या राजभाषा कहते हैं। अभी सितंबर में राजभाषा मनाया गया था, राजभाषा दिवस, हिंदी दिवस मनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा राजभाषा क्या होता है, ऐसी भाषा जिसने स्टेट ने जिस भाषा को अडॉप्ट किया हो एज अ स्टेट लैंग्वेज, उसको राजभाषा कहते हैं। अलग अलग स्टेट की जो राजभाषा है वो अलग अलग होता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का राजभाषा जो है छत्तीसगढ़ी है, ठीक है, हिंदी भी है, राजभाषा छत्तीसगढ़ी। वैसे ही आप देखो, आप सेवन सिस्टर्स चले जाओ, नागालैंड, मणिपुर, वहां की स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक, और आप कहां चले जाओ, साउथ में चले जाओ, वहां की स्टेट लैंग्वेज, जैसे जैसे आपका स्टेट है वैसे वैसे लैंग्वेज है। तो राजभाषा जो सरकार पे डिपेंड करता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वहां की स्टेट लैंग्वेज क्या है। संघीय भाषा जो इंग्लिश हम समझो इसको बस, और मातृभाषा जिस लैंग्वेज में वो बात करता है। चलिए एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी अभी हमारा छत्तीसगढ़ी बन गया है, पहले तो हिंदी था। मातृभाषा हमारा मान लो छत्तीसगढ़ी, संघीय भाषा इंग्लिश और राजभाषा हिंदी, ठीक है, राजभाषा हिंदी। तो हमारी जो जो एजुकेशन जो होगा, हमारा 3 लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी भी सिखाएंगे, इंग्लिश भी सिखाएंगे और आपका हिंदी भी सिखाएंगे, ऐसा। ठीक है, इस तरह से चलता है। अगर स्टेट लैंग्वेज अलग है मदर टंग से, तो स्टेट लैंग्वेज भी पढ़ाना चाहिए, ऐसा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने सिफारिश की थी। याद रखिएगा, इसको लागू 2000 की बात करेंगे। ठीक है, ये इतना अच्छा प्रस्ताव था, बट इसको लागू नहीं किया गया। 2000 के बाद लागू करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये सलाह दिया था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार इसने सलाह दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर डाल देना, पता नहीं कौन सा है। इसके बाद देखो भाषा तय हो गया। देखो शिक्षा ना धीरे धीरे बढ़ा, ऐसा नहीं कि एक आपके पास आज बुक आई, आप पढ़ना चालू कर दिया, सिलेबस आ गया, ठीक है, ये सिलेबस है, ये लैंग्वेज है, पढ़ना, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे इंडिया ग्रो किया, धीरे कैसे किया। तो सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेज आई, किस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, ठीक है, किस लैंग्वेज में हम लोग पढ़ाएंगे। उसके बाद पाठ्यक्रम तय होगा कि पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दूसरी बात, पहले इस 3 आपने देखा, सबसे पहले आपका ताराचंद, उसके बाद आपका माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद केंद्रीय सलाहकार। इन तीनों में आपने देखा होगा कि भाषा तय की जा रही थी कि किस भाषा में पढ़ाया जाएगा। अब ये तय होगा कि सिलेबस क्या होगा। उसके बाद तय होगा कि किसको पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, देखते चलना। तो सब, उसके बाद चौथा पॉइंट देखना, अब क्या होगा, सिलेबस तय करेंगे, सिलेबस कि पाठ्यक्रम क्या होगा, पाठ्यक्रम। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, 27 जुलाई 1961 1961 NCERT। ठीक है, अब ये मत बोला कि इसको भी नहीं सुने हो। NCERT याद है। आज हमारे यहाँ चाहे कोई भी एग्जाम दो, यूपीएससी दो, पीएससी दो, स्टेट लेवल की एग्जाम दो, सीसेट दो, तो NCERT का बोलते हैं बुक पढ़ना चाहिए। क्या चीज है, एक संस्था है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऐसा करके। ठीक है, तो 1961 में इसका गठन हुआ था, जुलाई 1961। ये जो संस्था है राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम, ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है, यानी भारतीय स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार करती है, सिलेबस तैयार करती है सभी स्कूलों का। ठीक है, बहुत बड़ी संस्था है और बहुत ही रिलायबल संस्था है। इसकी बुक बहुत ऑथेंटिक होते हैं,
एरर वगैरह की संभावना कम होती है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। आपको जानकर खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ में भी एनसी जो हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट था सिलेबस था उसको हटाकर अब एनसीईआरटी 11वीं में अप्लाई कर दिया गया। यानी जो भारतीय स्तर पर जो सिलेबस है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी 10th से लेकर 12th तक का सिलेबस यही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 1961 में इसका गठन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने भाषा बता दिया, भाषा के बाद हमने क्या सिलेबस बता दिया। अब पॉलिसी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बनाते हैं पॉलिसी कि पढ़ाएंगे कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, टीचर कैसे होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, बच्चे पे ध्यान कैसे दिया जाएगा, कमजोरों को कैसे करेंगे, टैकल करेंगे, जो तेज है बच्चे उनको कैसे करेंगे। अब देखिए इसी सब को ध्यान में रखते हुए डबल स्टार कर लेना, मोस्ट एमपी है। ठीक है, डबल स्टार। ठीक है, एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था कोठारी समिति। ठीक है, एक समिति का गठन, बहुत एजुकेशन में बीएड में भी आप पढ़े होंगे, आपके सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में। अब जो कोरोना में पास लोग हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सब छप्पा मारे हो, बट जो एक्चुअल पढ़े होंगे, पढ़े नाम तो सुना होगा आपने कोठारी समिति का। एजुकेशन में मतलब एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाने वाला ये समिति था कोठारी समिति। कोठारी समिति 1964 और रिपोर्ट 1966। ठीक है, तो कोठारी समिति को याद रखना है। कोठारी समिति ने ये आयोग बना था कि शिक्षा को कैसे, मैंने जैसे बताया ना, सिलेबस हो गया हमारा, भाषा हो गया, अब शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या किया जा सकता है एजुकेशन के लिए, इसके लिए गठित हुई थी। ठीक है, और कोठारी समिति है ना आपका पूरा नाम था इनका, अब बलवीर सिंह ऐसे कुछ कोठारी नाम था पूरा ना, कोठारी बोलते थे। तो कोठारी समिति जो है इसने सबसे पहले रिकमेंड किया था। पहली बात तो इसमें जो पुरानी जो समिति थी, पुरानी समिति कौन सी, राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय समिति केंद्रीय बताया था, केंद्रीय मंडल आपका सलाहकार समिति, उसने 3 भाषा बताया था, उसी 3 भाषा का समर्थन किया था। ध्यान रखिएगा, त्रिभाषा। कोठारी समिति ने त्रिभाषा, जो त्रिभाषा भाषाई आधार एजुकेशन का जो प्रारूप होना चाहिए, त्रिभाषा होना चाहिए, उसका समर्थन किया था। पहला याद रखना। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो फ्रेमवर्क है 3 भाषा का बहुत अच्छा है, ऐसे ही हम लोग को पढ़ाना चाहिए। दूसरा, इसने एक प्रस्ताव रखा कि हमारे यहाँ कोई भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। ठीक है, एक सिस्टम बनाकर एजुकेशन को चलाना चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, इसलिए उसने एनईपी पर जोर दिया। एनईपी याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर जोर दिया। उसने कहा था भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए शिक्षा के लिए, जैसे भारत विदेशों में होता। ठीक है, एनईपी पर जोर दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जो पॉलिसी, इसमें आपका शिक्षा का ब्रॉड स्तर पर हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करके बच्चों का विकास करेंगे, ये हम लोग तय करेंगे, ये बनाना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग बने, एक कोठारी आयोग ने सिफारिश की। ठीक है, एनईपी का सिफारिश कौन किया था, कोठारी आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी आयोग की सिफारिश को मानते हुए 1968 24 जुलाई में भी 1968 को एनईपी आया था। नेक्स्ट, यहाँ तक वाला ठीक है, पहली एजुकेशन पॉलिसी एटलीस्ट बताई जाती है। प्रथम शिक्षा नीति, प्रथम शिक्षा नीति भारत में पहली बार एजुकेशन से रिलेटेड इंडिपेंडेंट, मैकाले वाला नहीं ना, मैकाले ने तो अपना एजुकेशन पॉलिसी बनाया था। ठीक है, प्रथम शिक्षा नीति भारत की पहली बार, देखो कितना लेट आई। कई बार ना राजनीति का भी एजुकेशन शिकार हो जाती है। राजनीति जो करते हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो अपने अधिकारों की डिमांड करेंगे, उन लोग जागरूक लोग होंगे,
इसीलिए ना सरकार की जो प्रायोरिटी है ना वो एजुकेशन नहीं होती, ठीक है। वो आपको घर बना के दे देंगे, पैसे दे देंगे, सड़क वगैरह जो भी मान ली बना, एजुकेशन उनकी पहली प्राथमिकता नहीं होती, क्योंकि जानते हैं कि अगर वो पढ़ लिया ना तो बाकी चीज तो वैसे ही ले लेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो समझिए बात, इसीलिए ना जब आजादी के कितने साल बाद 1968 में हमारे यहाँ पहली जो है एजुकेशन पॉलिसी आई, पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968, ठीक है। ये पॉलिसी जो है मतलब ज्यादा ऐसे ब्रॉड तो नहीं थी, इंदिरा गांधी जी थी उस समय और बहुत राजनीति में बहुत उथल पुथल भी हो रहा था, तो ये पॉलिसी ज्यादा सक्सेस नहीं। इसी का जो नई जो शिक्षा नीति आएगी, इसी को जो रिफॉर्म करके आएगी, ठीक है, 1986 87 88, ठीक है, 86 में आएगी, वो जो राजीव गांधी लाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो प्रथम शिक्षा नीति बस इतना ही याद रखना है, प्रथम शिक्षा नीति भारत में कब आई? 1968 में आई, ठीक है। और पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए एक सुव्यवस्थित, ठीक है, पाठ्यक्रम, योजना, टीचर, स्कूल, ये सब का प्रावधान किया गया था, ठीक है, इतना आपको याद रखना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरी शिक्षा नीति, ठीक है, राजीव गांधी जी के काल में, इसमें आपका 10+2+3 जो आप लोग और हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसको वो वाला देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आपका नई जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया आते हैं, ठीक है। इसको आप इतना पढ़ना, क्योंकि ये दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है। कल से हम लोग ना 8-10 से स्टार्ट कर ही देंगे क्लास, ठीक। अगर आपको कोई समस्या है तो पूछिए। देखिए, ये एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हमारा वो है 75 दिन का हमारे पास समय है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 15-14 से चालू हो जाएगा, तो अगर मोटा मोटी जोड़ो तो 75 दिन है हमारे, ठीक है। 75 दिन को टारगेट लेकर चलना है। 75 दिन में हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, टेस्ट भी करना है और टेस्ट सीरीज भी देना है। देखो वीकली टेस्ट तो अलग है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी। तो हम लोग 75 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं। मैं समय में बताऊंगा कितने दिन में हम लोग कितना कितना क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर भी कोई भी कंसर्न होगा तो आप पूछेगा। ये जो वीडियो है मैं रिकॉर्डिंग सेक्शन में डाल रहा हूँ, आप लोग देख के, क्योंकि हम लोग पीछे नहीं जा सकते। अगर इसके बाद अगर कोई ज्वाइन करेगा तो रिकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास से फिर ज्वाइन करेगा, ठीक। आज के लिए इतना ही।